हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वेलकम बैक अगेन। हम पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अब तक बैलेंस डाइट के सारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स यानी कि प्रोटीन एक्सप्लेन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन कर दिया, फैट एक्सप्लेन कर दिया, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सप्लेन कर दिया, फुल डिटेल। अब हमें थोड़ा बहुत टॉपिक जो बचता है उसे पढ़ना है। हेल्दी वेट के बारे में पढ़ना है। हेल्दी वेट किसे कहते हैं? तो वो वेट वो वेट इंसान का वो वेट जिस वेट पर वो बिना किसी बीमारी के डर के जी सके। मीन्स अगर आपके शरीर पे ज़्यादा वेट है, आप ज़्यादा मोटे हैं, तो क्या होता है, आपके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स पे अधिक मात्रा में लोड पड़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स पर भी लोड पड़ता है, क्योंकि आप अधिक मोटे हैं, अधिक खुराक लेते हैं, उसको खर्च करने के लिए, उसको पचाने के लिए शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे भी सोच लो ना, आपकी कोई बाइक है, सपोज करो आपके पास स्प्लेंडर बाइक है, और आप उसे ज़बरदस्ती यहाँ से लद्दाख, फिर लद्दाख से वापस, और फिर यहाँ से लद्दाख, लद्दाख से वापस, उसकी सीमा से अधिक उसको निचोड़ रहे हो, तो क्या होगा, उसका इंजन बोल जाएगा। हो सकता है पहली बार में ही बोल जाए, और बच गया दूसरी बार में बोल जाएगा, धुआं फेंक देगी। तो ये भी शरीर है, शरीर को भी लिमिट मात्रा में ही वज़न बढ़ाना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वज़न कर लेते हैं तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। आपका हेल्दी वेट कैसे मेज़र किया जाएगा? तो आपका हेल्दी वेट मेज़र किया जाता है दो तरीक़ों से। एक तो बीएमआई कैलकुलेट करके, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके, या फिर सीधा हाइट वेट रेशियो से। आपकी ऊंचाई और आपका वज़न, उसका अनुपात देख के बॉडी मास इंडेक्स निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला है। कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछ देते हैं, या तो आपको वैल्यू दे देंगे, बॉडी मास इंडेक्स निकालना पड़ेगा फॉर्मूले में रख के, या सीधा सीधा एक नंबर में फॉर्मूला पूछ देते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का तरीका है शरीर का भार अपॉन शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर। यानी कि जो शरीर का भार होगा, बॉडी वेट, उसको हम किलोग्राम में लेंगे, और जो शरीर की ऊंचाई होगी उसको मीटर में बदल के उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं अपने से तुलना करूं, तो मेरी मेरा वज़न 72 किलो, तो मैं ऊपर रखूँगा 72 kg, और फिर मेरी हाइट, मान लो मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलूंगा, हो जाएगा 1.60 मीटर, और फिर उसका स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करना मतलब 1.6 इंटू 1.6, 2 बार गुना, और फिर वो नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बीएमआई सॉल्व करके बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, वज़न मेरा 72 kg बटे ऊंचाई मेरी 160 सेंटीमीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ना लिख करके 1.60 मीटर में बदल दूंगा, और ये इसका मुझे स्क्वायर करना है ना। तो ये हो जाएगा 72 kg अपॉन 1.6 इंटू 1.6, और मैं सॉल्व करके 16 का स्क्वायर, यानी कि 72 अपॉन, और इसको काट करके जो वैल्यू आएगी दैट इज माय बीएमआई। तो बीएमआई निकालने का ये तरीका होता है। हम उसको सेंटीमीटर में नहीं रखते, हम उसको मीटर में बदलते हैं पहले, तब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाइट का स्क्वायर करना होता है, वेट केजी में रख देते हैं सीधी तरीके से। बीएमआई की कैटेगरी होती है, जो अंडरवेट होते हैं उनका बीएमआई 18.5 से कम आता है। जो नॉर्मल वेट होते हैं उनका बीएमआई 18.5 से लेकर और 24.9 तक आता है। जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, वो 25 से लेकर 29.9 के बीच में आते हैं।
जो ओवरवेट से भी ऊपर जा चुके हैं, ओबेसिटी क्लास 1 में पहुंच चुके हैं, मतलब मोटापे के पहले चरण पे पहुंच चुके हैं, उनका 30 से लेकर 34.9 तक जाता है। उसके बीच में 34.9 भी गिना जाएगा, याद रखना। 30 से लेके 34.9, मतलब 30 गिना जाएगा और 34.9 भी गिना जाएगा। फिर ओबेसिटी क्लास 2 मोटापे की दूसरी सीमा पे पहुंच चुके हैं, दूसरे चरण पे पहुंच चुके हैं। अलार्मिंग एज है, खतरे की घंटी बज चुकी है। ये 35 से लेके 39.9 तक जाता है, होता है। और ओबेसिटी क्लास 3 मतलब बिल्कुल डेंजर, जिसके लिए बिल्कुल खतरा सामने ही पड़ा है, मोटापा तीसरी चरण में, सबसे अधिक तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया है उस व्यक्ति को, उसकी ओबेसिटी की रेंज 40 से अधिक होती है, उसका बीएमआई 40 से अधिक होता है। तो बीएमआई की ये कैटेगरी डिसाइडेड है, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं हमेशा ओवरवेट में आता हूँ हाइट की वजह से, तो आप अपना बीएमआई खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके पास हेल्दी वेट है कि नहीं है। आप कम तो नहीं हैं, आप ज़्यादा तो नहीं हैं। वेट कंट्रोल करने के तरीके, मतलब किस तरीके से आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। कम कैलोरी खाओ, हाई कैलोरी डाइट लो ही मत, मतलब ऐसी चीज़ें मत खाओ जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पी लिया आपने, थम्स अप पी लिया, ये हाई कैलोरी डाइट होती है। मतलब शुगर की चीज़ें खा ली आपने, मिठाई खा ली खूब सारी, ये हाई कैलोरी डाइट होती है, मोटापे की जड़। ज़्यादा कैलोरी की डाइट खाओगे तो भी आप मोटे होगे। तो हेल्दी वेट मेंटेन करना है तो कम कैलोरी वाली डाइट लो। दूसरा, योगा एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करो, नियमित तौर पर या तो योग करो या फिर व्यायाम करो, हल्की जॉगिंग करो, और हल्की जॉगिंग से ज़्यादा भी कर सकते हो, पर जो भी करो एक्सरसाइज, जो भी करो रेगुलर करो। ऐसा नहीं कि हमने 10 दिन बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, फिर भूल गए, फिर 1 महीना किया ही नहीं, फिर कर ली 15 दिन, फिर ऐसे नहीं, फिर ऐसे मोटापा नहीं कटता, ऐसे हेल्दी वेट मेंटेन नहीं होता। अगर आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है तो चाहे थोड़ा ही एक्सरसाइज करो पर रेगुलर करो। पर हाँ, पर ये भी नहीं कि आपने खाया इतना है और एक्सरसाइज उसके मुकाबले इतनी की है, तो भी काम नहीं चलेगा। जितना खाया है उसके मुकाबले आपको एक्सरसाइज करना होगा, थोड़ा ही करो पर रेगुलर करो, और खाओ भी थोड़ा, कैलोरी कम खर्च करो। तीसरा, फैटी फूड कम कंज्यूम करो, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके। फैट से बचना है आपको, घी से बचना है, और जो भी फैटी चीज़ होती है जैसे घी, मक्खन, और मीट में चर्बी, मीट में भी जो चर्बी होता है, तो फैटी चीज़ों से बचना है, और हाई कार्ब फूड से भी बचना है। बता ही दिया मैंने, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, हाई कार्ब फूड है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बचना है। क्योंकि अब देखो, जिनको मोटा होना होता है, जो लोग सप्लीमेंट के तौर पर वेट गेनर लेते हैं, उस वेट गेनर में हाई कार्ब ही तो होता है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि उनके शरीर में इकट्ठा होता है और वो मोटे होते हैं। डोंट स्किप मील्स, भोजन को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है तो सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर करना है आपको, दोपहर का लंच जरूर करना है, और शाम का डिनर जरूर करना है। शाम का डिनर 6-7 बजे से पहले हो जाए तो सबसे बेहतर। लेकिन आप सोचो, आप किसी कारणवश अगर स्किप कर देते हो मील, सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद सीधा शाम का डिनर ले रहे हो आप, तो क्या होगा, बीच में जो आपको भूख लगी है ज़बरदस्त वाली, उसकी वजह से जब आप शाम को खाओगे तो ऑब्वियसली जितना खाना चाहिए उससे अधिक मात्रा में खा जाओगे। इससे क्या होगा कि बॉडी में वो स्टोर होगा और वो मोटापे की तरफ आपको बढ़ाएगा। अब सोचो, एक दिन में तो नहीं बढ़ रहा, आप कहोगे जी एक दिन में क्या होगा, एक दिन में तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पर अगर यही आदत किसी को रेगुलरली पड़ गई, किसी ने ऐसी जॉब कर, कोई इस तरीके से जॉब कर रहा है, काम कर रहा है कि भाई सुबह खाता है फिर सीधा शाम को खाता है, तो ऑब्वियसली मोटापे का कारण बन जाएगा वो, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा खाएगा। ओवर ईटिंग नहीं करना है आपको। जब भी खाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा लिखा है, एक बार में अधिक नहीं खाना। लोग कहते हैं कि अरे यार क्या दिन भर में 75 बार खाने में ही लगा रहता है। नहीं, आपको एक बार में ज़्यादा नहीं खाना। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 8 रोटी 10 रोटी खाओ, 3 रोटी 4 रोटी एक बार में खाओ, और 3-4 घंटे बाद फिर खा लो, वो ज़्यादा बेहतर है एक बार में 8 रोटी खाने के मुकाबले। क्योंकि जब हम एक बार में ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी डाइजेस्ट करके फिर उसे स्टोरेज में डाल देती है, और जल्दी स्टोरेज को खर्च नहीं करती, वो गुल्लक है, बॉडी का बैंक है, जल्दी स्टोरेज को खर्च नहीं करती, फिर वो इंतज़ार करती है जब हम दोबारा खाएंगे उसको खर्च करेंगे फिर।
तो ये शरीर की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है, ज़्यादा एक बार में खाना ही नहीं है। अब वेट लॉस करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं। अब ये डाइटिंग अच्छा है या बुरा, ये आपको सोचना है। बहुत कम कैलोरी खाने लगते हैं डाइटिंग करने के चक्कर में। अब वो कैलोरी ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। चक्कर आने लगेंगे, पता चला बैठ के खड़ा हुआ सिर घूम गया, ज़मीन पे पटक गया। तो ज़रूरत से कम कैलोरी भी नहीं खानी चाहिए, नुकसानदेह हो जाता है। और खाना छोड़ने की वजह से क्या होता है, हम पोषक तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में। कम कार्बोहाइड्रेट की कमी भी नुकसानदेह है, कम प्रोटीन की कमी भी नुकसानदेह है। और पता चला जब हम खाना ही छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में। स्किपिंग मील्स, अब मील्स को स्किप करने की वजह से अब क्या हो रहा है, आप डाइटिंग के चक्कर में बार बार खाना छोड़ रहे हो, अपने ब्रेकफास्ट छोड़ देते हो, या अपना लंच छोड़ देते हो, अपना डिनर छोड़ देते हो। तो वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, अभी मैंने समझाया। क्योंकि एक बार छोड़ के जब दोबारा खाते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा खाते हैं, फिर डाइटिंग भी फेल हो जाता है वहाँ पे। एक बार तो तकलीफ दी तुमने एक बार फिर ज़बरदस्त खा लिया, क्या फ़ायदा। फिर लिक्विड का प्रयोग, लोग डाइटिंग करने के चक्कर में लिक्विड का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं। और लिक्विड का प्रयोग करते करते फिर वो जूस पे उतर जाते हैं, नारियल पानी पे उतर जाते हैं, और तरह तरह के ड्रिंक्स लेने लगते हैं। ज़्यादा चाय लेने लगे, ज़्यादा कॉफ़ी लेने लगे। तो क्या होता है, ये लिक्विड, ये जूस, ये चाय, कॉफ़ी, इनमें भी कैलोरी बहुत मात्रा में होती है। तो वो सोचते हैं कि अरे खाना तो कम खा रहे हैं, चलो जूस ही एक गिलास ज़्यादा पी लेते हैं। उस चक्कर में भी कैलोरी उनके शरीर में ज़्यादा चली जाती है। तो डाइटिंग तो सही हो नहीं पाती, कैलोरी पूरी मात्रा में पहुंची जाती है शरीर में। और फिर एक्सरसाइज भी छूट जाता है। एक्सरसाइज अगर नहीं करो डाइटिंग के चक्कर में कि भाई मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और वैसे ही कम खा रहा हूँ मैं, तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता हूँ वरना कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो वो भी एक अच्छी हैबिट नहीं है कि आपने डाइटिंग शुरू कर दी और एक्सरसाइज छोड़ दिया। क्योंकि एक्सरसाइज तो ज़रूरी है बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए। तो इसका कंक्लूज़न क्या हुआ कि डाइटिंग अच्छा नहीं है, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। फैटी फूड कम से कम खाओ, हाई कैलोरी फूड कम खाओ, प्रोटीन वाला फूड ज़्यादा खाओ, एक बार में ओवर ईटिंग मत करो, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। ये हाइट वेट रेशियो है, ये आप इस चार्ट में देख लेंगे। उसके बाद फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है हमारे शरीर में भोजन के प्रति असहिष्णुता पैदा हो जाना। मतलब भोजन को नापसंदी करने लगना, हमारा शरीर नापसंद करने लगे। ऐसा दो तरीकों से हो सकता है। एक तो पैदाइशी हो जाए, जेनेटिकल हो जाए, मतलब बचपन से ही आपको आपका शरीर वो चीज़ इंटॉलरेट करता है, वो चीज़ आपको सूट ही नहीं करती, आपको एलर्जी है उस चीज़ से, दैट इज़ फूड इंटॉलरेंस। और दूसरा कि आप समय समय से धीरे धीरे ऐसी आदत डाल चुके हैं कि एक बार में बहुत ठोक बजा के खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया आपने, तो अब सोचो आपकी बाइक है, उस बाइक में 1 लीटर तेल पड़ता है, मोबिल ऑयल। आप उसमें 1 लीटर मोबिल ऑयल की जगह बुलेट की 5 लीटर वाली मोबिल ऑयल खाली करोगे, खाली होगा नहीं। नॉर्मली जो उसमें टंकी हो, जो उसका एरिया होता है मोबिल ऑयल डालने वाला, उसमें 1 लीटर या 800 ml का मोबिल ऑयल डलता है। आप उसमें 1.5 लीटर डाल दो या 2 लीटर मोबिल ऑयल डाल दो, होगा क्या, जब आप बाइक चलाओगे तो प्रेशर इतना बिल्डअप होगा, वो टंकी में से इधर उधर निकल के बाहर बिखर जाएगा, हो सकता है टंकी का चैम्बर भी फट जाए, उस मोबिल ऑयल वाला चैम्बर। तो ऐसे ही आप एक्सेस मात्रा में खाते हो, शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा लेते हो, तो शरीर को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, शरीर उसका विरोध करने लगता है, और धीरे 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 हो सकता है जो आपका फेवरेट हो, जो आप ज़्यादा खाते हो, उस चीज़ के प्रति शरीर में इंटॉलरेंस पैदा हो जाए। और फिर जब आप कभी फ्यूचर में खाओ तो शरीर थोड़ा सा जाते ही उसको रिवर्ट मारने लगे। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इंटॉलरेंस जब पैदा हो जाता है तो पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना, गैस बन जाना, ये सभी इंटॉलरेंस के लक्षण हैं। उपाय क्या है, जिस चीज़ से आपको इंटॉलरेंस हो गया, अब या तो पहले से ही पैदाइशी था, बचपन से ही था इंटॉलरेंस, तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल बच के ही रहना है, क्योंकि वो एलर्जेटिक है, वो आपका पहले से ही डिफेक्ट है। लेकिन अगर आपके लाइफ स्टाइल की वजह से धीरे धीरे आपको इंटॉलरेंस पैदा हुआ है, तो आप धीरे धीरे ही फिर माइनस की तरफ आइए।
जिस चीज़ से इंटॉलरेंस है उसको बड़ी थोड़ी मात्रा में, फिर थोड़ा इंक्रीज, फिर थोड़ा इंक्रीज, फिर थोड़ा इंक्रीज, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका इंटॉलरेंस उस चीज़ से कम होगा। एक बार डॉक्टर से चेक करवाइए, डॉक्टर आपको बता देगा कि ये आपका इंटॉलरेंस ठीक हो सकता है या नहीं, और जैसी सलाह देगा वैसे फिर आप करेंगे। ये है फूड मिथ, कुछ भोजन से संबंधित अंधविश्वास जो दूर होने चाहिए। क्या है? आलू से मोटापा होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप आलू ज़्यादा खाएंगे, बहुत हद से ज़्यादा, तो आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज इकट्ठा हो जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाएगा, पर वो तोड़ा भी जा सकता है। पर हाँ, अगर आप थोड़ी मात्रा में आलू खाएंगे, लिमिटेड, तो ज़रूरी, तो आपको मोटापा नहीं होगा। आलू से मोटापा नहीं होता। दूसरा, फैट फ्री फूड से मोटापा घटता है। जैसे कभी आप लेबल्ड फूड खाओ, पैकेट वाले कंटेनर, कैन वाले, जो कैन में बंद आते हैं, उस पर लिखा होता है फैट फ्री, ट्रांस फैट नहीं है उसमें, ये फैट नहीं है, वो फैट नहीं है। उससे क्या होता है, आपको लगता तो है कि भाई इसमें फैट नहीं है, चलो ज़्यादा खा लेते हैं, कोई बात नहीं, पर एक्चुअली वो फैट तो नहीं होता उसमें, पर उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, और माइंड ये सेट हो जाता है कि फैट फ्री फूड है, हम ज़्यादा कैलोरी खा लेते हैं। उस चक्कर में भी फिर आपके शरीर पे अधिक कैलोरी इकट्ठा हो जाती है, वो भी हेल्दी वेट से ऊपर ले जाता है आपको। प्रतिदिन अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अंडे के अंदर जो येलो वाले पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इतनी ही मात्रा में होता है कि हमारे शरीर के लिए नुकसान ना करे। तो यदि प्रतिदिन अगर आप एक अंडे खाते हैं, तो वो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ाएगा। हाँ, अधिक खाने लगे, 5-10 खाने लगे, तो आपके शरीर में एक्सेस हो जाएगा, फिर तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। मैंने, एक टाइम था 90 से 1990 से 2000 2005 के आसपास का समय, जब खूब ये चर्चे में था कि खाना खाते समय पानी पीना मोटापे को बढ़ाता है, शरीर का पाचन तंत्र थोड़ा सही काम नहीं करता। पर अभी बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं, आप नेट पे पढ़ सकते हैं, खाना खाने से मोटापा नहीं बढ़ता। खाना खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा नहीं बढ़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो आपको पॉजिटिव गिना सकता हूँ। पहला, जब आप खाना खाते समय पानी पिएंगे, तो जितना खाना खा रहे हैं उतना पानी पी जाएंगे। आपको पानी पीने की आदत है, तो खाना खाते खाते पानी भी आप पी लेंगे। इसके कारण क्या होगा, आपको ब्लोटिंग फील होगी। ब्लोटिंग का मतलब कि आपको पेट भरा भरा सा महसूस होगा। जहां आपको 8 रोटी खानी है या 7 रोटी खानी है, वहां आप 3 या 4 में ही झिक जाएंगे। तो कम खाएंगे, पानी तो थोड़ी देर में बॉडी में सर्कुलेट होगा, यूरिन के रूप में जितना निकलना होगा निकल जाएगा, जितना जरूर शरीर को चाहिए वो रख लेगा शरीर। तो इससे एक फ़ायदा तो ये हो गया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, आपकी कैलोरी मेंटेन हो रही है। दूसरा, लोग कहते हैं कि पानी पी लो, अगर खाना खाते समय पानी पी लो, तो हमारे डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स जो हैं वो हल्के हो जाते हैं और सही से पाचन नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता। खाना खाते समय अगर आपने पानी पिया है, तो मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, और जो स्टूल फॉर्मेशन होता है बड़ी आंत में, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सोखने का काम होता है, वो भी स्मूथ हो जाता है। जो स्टूल फॉर्मेशन होता है, स्टूल का मतलब जो आपके शरीर में मल तैयार हो रहा है, वेस्ट, वो भी स्मूथ होता है और स्मूथली बॉडी से निकल जाता है। मछली खाने के तुरंत बाद दूध न पिएं, बहुत मिथ है बिहार के लोगों में, बंगाल के लोगों में। मछली खाने के तुरंत बाद अगर दूध पी लोगे तो बीमार पड़ जाओगे, शरीर पे, चेहरे पे सफ़ेद दाग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप मछली खाने के तुरंत बाद दूध पी सकते हो, क्योंकि ये एक मिथ है, ये एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। इन दोनों का कोई आपस में कॉम्बिनेशन, कोई कनेक्शन नहीं है। भूखे रहने से भार कम होगा, ये भी गलत है कि आप बार बार भूखे रहोगे, डाइटिंग करोगे, इससे भार कम हो जाएगा, नहीं। क्योंकि डाइटिंग रहने के क्या नुकसान होते हैं, मैंने पहले ही गिना दिया आपको। व्यायाम करने से आप और अधिक खाना खाते हैं, ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप व्यायाम करोगे, आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाने लगोगे। आपने आज ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली और ट्रेनिंग करके अब आप 2 आदमी का खाना खा जाओगे, 3 आदमी का खाना खा जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्यायाम करने के बाद हमें क्वालिटी फूड की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा खाना चाहिए, खाना उतना ही खाओगे जितना आप रेगुलर खाते हो, पर अच्छा खाने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यायाम करने के बाद हमें हाई प्रोटीन डाइट और थोड़ा सा हाई कार्ब भी चाहिए होता है। पर ये नहीं है कि एक आदमी की जगह 2 आदमी या 3 आदमी का खाना खा जाओगे, ये एक मिथ है। फूड सप्लीमेंट्स की बात करें, जब कभी हम फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अलग प्रकार, मतलब हर कैटेगरी के लिए अलग सप्लीमेंट होता है। बच्चों के लिए अगर फूड सप्लीमेंट है, तो उसमें मिनरल्स ज़्यादा होने चाहिए, प्रोटीन भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ की एज होती है। और मिनरल्स इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वगैरह सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
तो इसलिए उस एज में उनके लिए ऐसे सप्लीमेंट्स हों जो विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा दे और प्रोटीन ज़्यादा दे। खिलाड़ियों के लिए, अब खिलाड़ी में डिपेंड करता है कि किस चीज़ का खिलाड़ी है। अगर लॉन्ग रनर है, लॉन्ग डिस्टेंस का खिलाड़ी है, रनर है एक तरीके का, तो उसको हाई कार्ब का सप्लीमेंट चाहिए। अगर वो बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टर है, तो हाई प्रोटीन का सप्लीमेंट चाहिए। और अगर वो फुटबॉलर बास्केटबॉलर है तो उसे दोनों का मतलब सही संतुलित रेशियो चाहिए, बैलेंस रेशियो चाहिए, मतलब उसको कार्ब भी अधिक चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। ऐसे ही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी सप्लीमेंट की ज़रूरत, अगर सप्लीमेंट खरीदते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ख़ास करके जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ साथ मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, इस तरीके के मिनरल्स की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट का सप्लीमेंट लेना चाहिए, या तो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कर लीजिए या फिर भरोसे वाला हो कोई, बिल्कुल मतलब फेथ हो, जहाँ आपको पता हो कि हाँ इसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं मिलेगा, हानिकारक मेटल्स आपके शरीर में नहीं जाएंगे, ऐसा सप्लीमेंट तो नहीं है, कहीं वो स्टेरॉइड तो आपको नहीं दे रहा, उस चीज़ में स्टेरॉइड तो मिक्स नहीं है, क्योंकि वो सभी शरीर पर खराब प्रभाव डालते हैं। आपको सप्लीमेंट लेना है तो सप्लीमेंट भी अधिक मात्रा में कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि सप्लीमेंट थोड़ी मात्रा में ही आपके शरीर में पूर्ति कर देते हैं। आप अगर अधिक मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो भी वो शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाएंगे। हो सकता है आपका स्टमक चोक हो जाए, आपकी आंत में प्रॉब्लम हो जाए, आपको इरिटेशन होने लगे, आपको गैस ज़्यादा बनने लगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कई बातें हो सकती हैं, यूरिक एसिड कंसंट्रेशन बढ़ जाए आपके शरीर में। तो सप्लीमेंट लेते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब एक लास्ट टॉपिक जान लीजिए, फूड। कंपटीशन से पहले, प्रतियोगिता से पहले आपको कैसा खाना खाना चाहिए। प्रतियोगिता से घंटा 1.5 घंटा पहले आपको, या 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले भी, मतलब मैक्सिमम 48 आवर्स, 1 दिन 2 दिन तक पहले तक आपको कार्बोहाइड्रेट वाले फूड की अधिक आवश्यकता होती है। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाइए, प्रोटीन और फैट वाला फूड थोड़ा कम ही खाइए। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होगा, शरीर में कार्ब आपका ज़्यादा जमा होगा, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाएगा आपके। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप गेम खेलोगे, जब आप कुछ भी कोई भी कंपटीशन करोगे, तो कार्ब की पूर्ति होती रहेगी आपके शरीर में। वो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन आपको ऊर्जा देती है, तो उसकी पूर्ति होती रहेगी। प्रतियोगिता के दौरान देखना है, अगर प्रतियोगिता कोई छोटी प्रतियोगिता है या आधे घंटे की है, 20 मिनट की प्रतियोगिता है, तब तो आपको प्रतियोगिता के दौरान कुछ ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भी कंपटीशन घंटे भर का है, घंटे भर से ज़्यादा है, जैसे कि फुटबॉल है या हॉकी है, तो आपको हर 10 से 20 मिनट के अंतराल को देखते हुए, मतलब 10-20 मिनट के बाद आपको आधा कप या 1 कप एनर्जी ड्रिंक, मतलब ऐसा ड्रिंक जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा हो, मतलब उसमें सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, ऐसे खनिज हों जो आपके शरीर में पूर्ति कर दें, आपको मस्कुलर क्रैम्प ना होने दें, आपको थकान ना होने दें, आपको एनर्जेटिक बना के रखें, ऐसी चीज़ चाहिए ड्यूरिंग कंपटीशन। और कंपटीशन के बाद, प्रतियोगिता के बाद लगभग 15 मिनट के बाद ही देखो, आपको थोड़ा सा कार्ब और प्रोटीन ले लेना चाहिए, ताकि शरीर में जो ग्लाइकोजन की कमी हुई है, जो प्रोटीन की कमी हुई है, उसकी भरपाई शुरू हो जाए। और प्रतियोगिता के घंटा 1-1.5 घंटे के बाद ही, लगभग 2 घंटे के बाद तक आपको लगभग 40 ग्राम प्रोटीन खा लेना है 2 घंटे के बाद। और पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी, मतलब 70 किलो का मैं हूँ अगर, या तो 70 किलो इंटू 2 ग्राम यानी 140 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लेना है, ताकि शरीर में से जो लॉस हुआ है, जो कार्बोहाइड्रेट खर्च हुआ है, जो ग्लाइकोजन खर्च हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकेंगे, नॉलेज को गेन कर सकेंगे, माइंड में रख सकेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद से पढ़ते रहिए, और शिक्षा को शारीरिक शिक्षा से जोड़ते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरी नई वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचती रहे और आप नॉलेज के साथ अप टू डेट होते रहें, इनोवेटिव आइडियाज़ को सीखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।